तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक बहुत पुरानी कहावत है, आपदा में अवसर ढूंढना, यानी कि मुसीबत में मौका ढूंढना। और कैसे कैसे मौके या कैसी कैसी मुसीबत, कैसी आफत, जिस वक्त सारे लोग उस तरफ उसके बारे में सोच रहे हो और कुछ लोग, उनका दिमाग क्या क्या फितूर सोचता है। अभी 8 फरवरी की ही बात है जब उत्तराखंड के हल्द्वानी में दंगा भड़क उठा था। कुछ अवैध निर्माण और कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी। उस पर लोकल लोग भड़क गए और इसके बाद दंगा भड़का। ये सारी कहानी, सारी न्यूज़ आप लोगों ने अखबारों में, टीवी पर देखी। तो हल्द्वानी दंगे में झुलस रहा है। लगातार दंगाइयों और पुलिस के बीच झड़प हो रही है, गोलीबारी चल रही है और कई लोगों की जान चली गई। सरकारी फिगर के हिसाब से 8 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। उसी हल्द्वानी में, उसी दंगे के दौरान की ये कहानी है। जब हल्द्वानी में दंगा भड़का, लोग जिस तरीके से उग्र हुए, हिंसक हुए, उसके बाद और फोर्स मंगानी पड़ी। पुलिस के ऊपर पथराव हो रहा था, कई पुलिस वाले घायल हो गए थे। तो उसी दौरान में बहुत सारे लोग, फायरिंग भी हुई, पुलिस की तरफ से भी गोली चलाई गई, क्योंकि दंगाइयों को रोकने का और कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा था। पुलिस वालों की खुद जान खतरे में थी। तो इस दंगे के दौरान कई लोग मारे गए। सड़कों पर बहुत सारे घायल पड़े हुए थे, कुछ लाशें भी पड़ी थी। कर्फ्यू लगा दिया गया। अब इसके बाद 9 फरवरी की तारीख आ जाती है, दंगे भड़कने के अगले दिन। 9 फरवरी को अगले दिन शहर के, यानी कि हल्द्वानी के इंदिरा नगर के एक रेलवे फाटक के करीब एक लाश मिलती है। उस लाश को जब पुलिस को बताता है, पुलिस जाती है, देखती है, पूरी लाश खून से तरबतर और एक नौजवान की लाश थी। पहली नज़र में देखकर साफ था कि यह भी दंगाइयों का शिकार हो गया, और या फिर ये भी हो सकता है कि क्रॉस फायरिंग में पुलिस की ही गोली से मारा गया। पुलिस मौके पर पहुंचती है, उस लाश को देखती है, लाश की तफ्तीश करती है, उसके कपड़ों की तलाशी लेती है। जब तलाशी लेती है तो नसीब अच्छा था, 2 चीज़ें मिलती हैं। एक उसका आईडी पर्स में और दूसरा उसका मोबाइल फ़ोन। अब आईडी और मोबाइल मिलने से ये और भी कंफर्म हो गया, पुख्ता हो गया कि दंगाइयों का ही काम है, क्योंकि लूटपाट का मतलब नहीं है, वरना वो मोबाइल भी ले जाते, पैसे भी ले जाते। तो अब पुलिस ने ये मान लिया कि ये भी दंगे का शिकार हो गया है। जो आईडी कार्ड मिला, उस आईडी कार्ड के हिसाब से उस नौजवान जिसकी लाश मिली थी, उसका नाम प्रकाश कुमार सिंह था। प्रकाश बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था, क्योंकि उसका आधार कार्ड में सारा उसका पता वता था। अब पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और अस्पताल भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए, और पुलिस की टीम ये मानकर बेफिक्र है कि दंगाइयों का एक और शिकार ये हुआ। लेकिन ये भी था कि कहीं पुलिस की गोली से तो नहीं मारा गया। तो पुलिस की अपनी जो वेपन होती है, हथियार, उसकी एक ख़ास मार्क की गोली होती है। तो इसलिए अब वहाँ पोस्टमार्टम के लिए लाश भेजी गई। जब पोस्टमार्टम के लिए लाश भेजी गई तो पुलिस ने देखा कि इस शख्स के जिस्म में एक नहीं बल्कि 3-3 गोलियाँ हैं। अब क्रॉस फायरिंग में आमतौर पर पुलिस की भी गोली 3-3 किसी को लगे, ये बड़ा कम होता है, रेयर होता है। दूसरी चीज़ पुलिस ने फिर देखी कि जो गोली के मार्क हैं और वो जो मौके पे खोखे थे, वो सरकारी हथियारों के नहीं थे, वो देसी कट्टों की गोली थी। अब पुलिस देसी कट्टा तो चलाएगी नहीं, तो ये हुआ कि हाँ, देसी कट्टों से मारा गया, इसका मतलब है दंगाइयों ने मारा। लेकिन जब तीसरी रिपोर्ट देखी पोस्टमार्टम की, जो तीसरा पॉइंट था, उस पर फिर डाउट आ गया। पहली ये थी कि 3 गोली लगी, क्रॉस फायरिंग में नहीं लग सकती। दूसरी थी कि ये सरकारी वेपन से गोली चलेगी नहीं, ये तो देसी कट्टा है जो पुलिस यूज़ नहीं करती। लेकिन तीसरी सबसे जो अजीब रिपोर्ट थी वो ये थी कि जिस शख्स को, यानी कि प्रकाश को गोली मारी गई, वो तीनों गोली बिल्कुल नज़दीक, यानी करीब से गोली मारी गई है। अब दंगों के दौरान आमतौर पर जब दंगाई 2 तरफ से लड़ते हैं तो एक भाग रहा होता है, एक पीछा कर रहा होता है, या फिर दूर से ही निशाना लगा के मार देते हैं। यहाँ बिल्कुल ये है कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से एकदम आप गोली मार रहे हो, बिल्कुल करीब से। अब यहाँ पर पुलिस के कान खड़े होते हैं
कि मामला दंगे का नहीं है, ये दंगे में नहीं निपटाया गया, बल्कि ये कहानी कुछ और है। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इशारा यही कर रहे थे। अब पुलिस ने फिर पहली बार दंगे को छोड़कर एक मर्डर के लाइन पर इस केस के इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की कि कत्ल का मामला और इसकी तफ्तीश करते हैं। और जब शुरुआत की तो पुलिस ने सबसे पहले प्रकाश के पास से मोबाइल, उसके कॉल डिटेल को खंगालना शुरू किया। प्रकाश के कॉल डिटेल से पता चला कि आखिरी कॉल उसने 8 फरवरी को ही, जिस दिन दंगा भड़का, उससे जस्ट थोड़ी देर के बाद एक लोकल नंबर पर किया था, यानी कि हल्द्वानी के नंबर पर। उससे पहले कि उसके कॉल के लोकेशन दिखा रहे थे कि वो 8 फरवरी को हल्द्वानी में नहीं था, बल्कि सुबह वो अब उत्तराखंड में एक जगह है सिरादगंज, वहाँ था। लेकिन उसके बाद वो हल्द्वानी पहुँचा और तब तक दंगा भड़क चुका था। लेकिन जब वो आया तो इसका मतलब है कि उसे भी पता था कि शायद हल्द्वानी में दंगा भड़का हुआ है। लेकिन उस दिन 8 फरवरी को ये नहीं मालूम था कि इतना ये सीरियस होगा। तब आखिरी कॉल जब देखा गया तो हल्द्वानी का लोकल नंबर निकला। जब हल्द्वानी का लोकल नंबर निकला तो फिर पुलिस की टीम उस लोकल नंबर को ट्रेस करती है, उसका नाम पता निकालती है और पुलिस चौंक जाती है। वो जो आखिरी कॉल किया गया था वो एक प्रियंका नाम की महिला का नंबर था और प्रियंका हल्द्वानी की रहने वाली थी। अब पुलिस की टीम प्रियंका के घर पहुंच गई। जब प्रियंका के घर पहुंची, प्रियंका से उसने अभी पूछताछ ही की, तब तक दूसरा शॉक, दूसरी बार पुलिस चौंकी। वजह ये थी कि प्रियंका कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस कांस्टेबल की पत्नी थी और पुलिस वालों को देखकर भी उसने उसी तरह बिहेव किया कि हमारे हस्बैंड है और अभी इस वक्त हल्द्वानी में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है तो वो ड्यूटी पर है। अब पुलिस को लगा कि ये क्या मामला है, हमारे डिपार्टमेंट के एक पुलिस वाले की पत्नी और आखिरी कॉल उसने किया। तो खैर उसने उससे पूछताछ शुरू की कि एक कॉल आया था, आप क्या ऐसे जानती हो? क्योंकि अभी तक ये मालूम नहीं है कि ये जो प्रियंका है ये है क्या, उसकी दोस्त है, कातिल है, क्या है। तो वो पूछताछ करती है, वो बताती है कि मेरे पति अभी वहाँ हैं। वो फिर अपने पति को फ़ोन करती है, पति आता है। जो उत्तराखंड पुलिस का कांस्टेबल था उसका नाम वीरेंद्र है। अब वो भी घर पहुँचता तो पुलिस को देखकर पहले चौंकता है। अब इसके बाद पुलिस मोबाइल को खंगालती है और प्रकाश की जो खंगालती है तो पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे कॉल हैं जो प्रकाश और प्रियंका के बीच में हुए। अब बिहार के आरा ज़िले का रहने वाला प्रकाश और हल्द्वानी की एक पुलिस वाली की बीवी, उनके बीच बहुत सारे कॉल, फिर बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस, और वो इशारा कर रहे थे कि इन दोनों के बीच में कुछ है। तो इधर एक पुलिस वाला और उसकी पत्नी, और उधर याद आया कि कुकू एफएम के ऑडियो बुक लर्निंग एप्लीकेशन पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पत्रकार शिवानी हत्याकांड। शिवानी भटनागर इंडियन एक्सप्रेस की एक जर्नलिस्ट, और इस कत्ल के पीछे जिस शख्स का नाम सामने आया था, हालांकि बहुत बड़े बड़े नाम आए, लेकिन एक जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रिजन आर.के. शर्मा, तो एक पत्रकार, कोई जेलर या इतने बड़े अफसर, पुलिस अफसर ने क्यों मारा, क्या थी इसके पीछे की पूरी कहानी। कुकू एफएम के ऑडियो बुक लर्निंग एप्लीकेशन पर पत्रकार शिवानी हत्याकांड आप सुनेंगे तो सारी सच्चाई पता चलेगी। तो कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। कुकू एफएम हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ सामने आता है और इस पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी ज़ुबान में सुन सकते हैं, ख़ासतौर पर हिंदी में। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफ़र है कुकू एफएम ऐप की तरफ से, और वो ऑफ़र है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में। अब जब पुलिस को ये हुआ शक तो फिर पुलिस ने पूछताछ की कड़ाई से, और जब पूछताछ की तो आखिरकार बहुत जल्दी टूट गए। प्रियंका तो उस वक्त नहीं थी, पूछताछ करके ये लोग उसके बाद वीरेंद्र के पास पहुंचे थे और फिर कहा था दोबारा आएंगे। तो वीरेंद्र से पूरी पूछताछ की
फिर उससे कहा कि ऐसी ऐसी चीज़ हुई है, एक प्रकाश नाम की का शख्स है जिसकी लाश मिली है। तो वीरेंद्र से पूछताछ हुई। जब वीरेंद्र से पूछताछ हुई और उसको बताया गया कि देखो मुझे नहीं मालूम, पुलिस वाले भी उस वक्त अंधेरे में थे, कि तुम्हारी पत्नी इस शख्स से इतनी बातें कर रही हो और ये जो मैसेजेस हैं, ये मैसेजेस बता रहे हैं कि उन दोनों के बीच में रिश्ता है। अब यहाँ पुलिस पूछताछ भी कर रही, ये भी लग रहा कि कहीं वीरेंद्र को इससे सदमा लगे, कुछ और हो। तो फिर उससे पूछताछ करने के बाद वीरेंद्र टूट पड़ा और रो पड़ा। उसने कही सच्चाई मैं जानता हूँ। फिर उसने पूरी कहानी सुनाई। अच्छा, जब ये प्रियंका के घर पुलिस पहुंची तो उससे शुरुआती पूछताछ के बाद जब वीरेंद्र आया तो पुलिस वीरेंद्र को लेकर, क्योंकि उन्हीं के डिपार्टमेंट का था, उन्होंने कहा पुलिस वाला है, मदद करेगा, उसको लेकर चले गए। प्रियंका को घर छोड़ दिया। अब वीरेंद्र से जब दिखाया तो वीरेंद्र टूट गया और उसके बाद उसने पूरी कहानी सुनाई। कहानी ये थी कि ये जो प्रकाश था ये नौकरी के सिलसिले में उत्तराखंड पहुंचा था और उत्तराखंड आने के बाद वो उसका एक दोस्त रहा करता था। ये खुद सिराजगंज में रहता था और उसका एक दोस्त रहता था जो हल्द्वानी में रहा करता था। तो उसका वो दोस्त अक्सर उस दोस्त से मिलने के लिए प्रकाश जाया करता था। प्रकाश उसके घर जाता, कई बार रुक भी जाता। तो उसके दोस्त का नाम था सूरज। इत्तेफाक से कई बार, चूँकि दोस्ती गहरी थी, जब वो घर पर रुकता तो एक महिला आया करती थी उसके घर पर और उसका नाम था प्रियंका। वो सूरज की जानने वाली थी और वीरेंद्र की भी जानने वाली थी, क्योंकि सूरज वीरेंद्र को भी जानता था और उसकी पत्नी को भी। तो प्रियंका वीरेंद्र यानी सिपाही की पत्नी थी। तो उसी घर पे कई बार प्रकाश और उस सिपाही की पत्नी की मुलाकात हुई। कई बार वो अकेले भी आती, दोनों में दोस्ती हुई। फिर बहाने ढूंढने लगा प्रकाश और वो अक्सर अपने दोस्त सूरज के घर आ जाता और उसकी इन्फॉर्मेशन प्रियंका को पहले से होती, तो प्रियंका उससे उसके दोस्त के घर पर मिलने आती। ये सिलसिला महीनों चलता रहा। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, दोनों के बीच बेहद नज़दीकियाँ हो चुकी थी। वक्त बीतता गया। अभी तक लेकिन इनके रिश्ते की खबर किसी को नहीं थी, खुद वीरेंद्र को भी नहीं थी। शायद ये रिश्ता भी और आगे परवान चढ़ता। लेकिन इसी दौरान में प्रकाश को ये लगा कि ये पुलिस वाले की पत्नी है, इनके पास काफ़ी पैसे होंगे। तो उसने अब प्रियंका की कुछ तस्वीरें या वीडियो उस हालत में शूट कर लिया जो आपत्तिजनक है, ऑब्जेक्शनेबल है, और उसने उसको अपने मोबाइल में रख लिया। फिर वो जब मिलता तो फिर उसने एक दो बार ऐसी कुछ तस्वीरें और वीडियो दिखाई। प्रियंका ने कहा भी कि इसको डिलीट कर दो, सबको पता चल जाएगा। लेकिन अब वो उसको ब्लैकमेल करने लगा। उसने कहा मुझे इतने पैसे चाहिए वरना तुम्हारे पति को ये भेज दूंगा। प्रियंका घबरा गई। शुरुआत में तो उसने पैसे देने शुरू किए, लेकिन मांग बढ़ती गई। प्रियंका परेशान हो गई। आखिरकार उसे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो एक रोज़ उसने माफ़ी मांगते हुए अपने पति वीरेंद्र को सब कुछ सच सच बता दिया। अब जब ये वीरेंद्र ने सुना और प्रियंका का भाई यानी वीरेंद्र का साला, इन तीनों को सच्चाई पता चली, तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, उससे मोबाइल लेकर उस सारे वीडियो को डिलीट करते हैं। लेकिन वो मौका मिला ही नहीं और किसी भी कीमत पे प्रकाश न वो मोबाइल देने को तैयार था, न वीडियो। तमाम कोशिश कर ली, लगा कि ये ऐसे काम बनेगा नहीं। और इत्तेफाक से इसी बीच 8 फरवरी हो गया। 8 फरवरी यानी हल्द्वानी में एक अवैध निर्माण को लेकर, मदरसे को लेकर झगड़ा, और उसमें पुलिस पथराव, फायरिंग हो गई। चूँकि वीरेंद्र पुलिस में था, उसे पता था कि शहर में अब ये दंगा भी और भड़केगा। उसी वक्त उसने अपनी बीवी प्रियंका को फ़ोन किया और कहा कि एक काम करो, तुम उसे पैसे देने के नाम पे हल्द्वानी बुला लो, आज ही बुलाना, और इस दंगे के नाम पे हम उसे निपटा देंगे। वीरेंद्र ने अपने साले को भी तैयार किया। प्रियंका ने फ़ोन किया। इस साजिश से बेखबर प्रकाश सिराजगंज से हल्द्वानी पहुंचा। वहाँ पहुंचने के बाद तीनों ने कहा कि चलो तुम्हें पैसे देते हैं। शहर में दंगा शुरू ही हुआ था। उसके बाद ये एक रेलवे फाटक था, वहाँ पर ले जाकर बेहद करीब से उन्होंने एक एक कर 3 गोली मार दी। 3 गोली मारी। उसके मोबाइल से वो सारे वीडियो डिलीट किए और उसके बाद किसी को शक ना हो
पुलिस वाला होकर भी ये गलती की, मोबाइल छोड़ा और निकल गए। उन्हें ये मालूम था कि पुलिस किसी भी कीमत पर शक ही नहीं करेगी, क्योंकि शहर दंगे की आग में झुलस रहा है, लोग मर रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, और ये लगेगा कि ये भी दंगाई का शिकार हो गया, और वो वहाँ से चल दिए। लेकिन देसी कट्टे से गोली चलाना वो भी एक दंगाई का काम हो सकता था, लेकिन बेहद करीब से एक के बाद एक 3 गोली मारना, यही पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जब ये आई, पुलिस को पहली बार शक हुआ कि आमतौर पर करीब से 3 गोली दंगे के दौरान नहीं मारी जाती, और इसके साथ ही दंगे के बीच बुनी गई इस साजिश का खुलासा होता है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि आपदा में अवसर या मुसीबत में मौका ढूंढने की जो कहावत है, उसी कहावत को उसने वीरेंद्र और उसकी पत्नी सबने मिलकर सच किया। अब इस पूरी कहानी की ट्रेजेडी ये है कि जिस प्रियंका की वजह से ये सब कुछ हुआ, जिस प्रियंका की वजह से प्रकाश की जान गई, जिस प्रियंका की वजह से उसका पति और उसका भाई आज कातिल बनकर जेल के पीछे है, खुद वो प्रियंका अब गायब है, और प्रियंका अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगी है। वो कहीं छुपी भी है, पुलिस की कई टीमें उसे ढूंढ रही है। जाहिर है देर सवेर वो भी पकड़ी जाएगी, लेकिन एक गलती की वजह से एक साथ प्रकाश की ज़िंदगी तो चली ही गई, खुद प्रियंका, उसके पति जो अच्छी खासी नौकरी पुलिस में कर रहा था, उसका भाई, इन सब की ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई। हर बुरे काम का अंजाम यही होता है। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज कंचन जी, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कंचन जी। और ये महेंद्र उनकी मम्मी हैं, और भेजा है मुस्कान और स्नेहा ने भी। एंड थैंक यू सो मच कंचन जी कहानी सुनने के लिए, इस प्यार के लिए। राध्या शर्मा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे राध्या। और ये भेजा है अरविंद एंड रश्मि ने, इन दोनों की बेटियां हैं राध्या। नौशाद अली, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे नौशाद, भेजा आरिफ ने है। साथ ही आकाश कुमार का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आकाश, ये भेजा आकांक्षा ने है। आशीष, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आशीष। और ये जानेश्वर पाल, उनके बेटे हैं आशीष, इनका कल बर्थडे था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। राहुल यादव, इनका भी कल था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे राहुल, भेजा है आरव और विनय ने। साथ ही सोनल का आज मैरिज एनिवर्सरी है, ये भेजा प्रेम ने, रांची से है। और देखिए कमाल, ये प्रेम साहब का दीदी से तो इन्होंने भरपूर प्यार जताया। इन्होंने लिखा आज मेरी दीदी सोनल की मैरिज एनिवर्सरी है, और मेरे जीजा जी जो है वो एयरफोर्स में है। और पूरे मेल में इन्होंने बस जीजा का नाम छोड़ दिया। तो प्रेम साहब अब आप भुगतिए अपने जीजा जी से, क्योंकि वो तो कहेंगे कि आपने भेदभाव किया, अपनी बहन का नाम तो भेज दिया और मेरा नाम छोड़ दिया, तो अब आप इसके जिम्मेदार आप हैं। लेकिन फिर भी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सोनल आपको भी और आपके हस्बैंड को भी। दिव्या चंचलानी, इन्होंने कहा जो पाक में इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ उसके बारे में कुछ बताइए। तो मैं जल्दी कल के बल्कि सोच रहा हूँ कल बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प कहानी पूरे पाकिस्तान की आपको सुनाता हूँ। अभी कल एक सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान का एक फैसला आया, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी सरहद की निगरानी करे, कारोबार ना करे, बिजनेस ना करे। शायद दुनिया में पहली बार ऐसा कोई जजमेंट आया, और आपको यकीन हो ना हो, पाकिस्तान के सारे बिजनेस पाकिस्तान आर्मी करती है। कपड़ा, साबुन, तेल, मंजन से लेकर दवाइयाँ, गैस, पेट्रोल, कपड़े, सब कुछ पाकिस्तानी आर्मी बेचती है। सुनकर आपको हैरानी होगी पूरी डिटेल में। कल ज़रूर मैं अगर सब कुछ ठीक रहा तो वही सुनाऊंगा, अगर कोई बड़ी खबर नहीं आ गई तो। मोहिंदर यादव, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है मस्कत से। और अंकिता अवस्थी, इन्होंने भी कहानी की फरमाइश की है, ज़रूर पूरी होगी। तो आज कहानी में इतना ही। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू एफएम ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएं, और कुकू एफएम के मज़े लें। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।